फ्रेंड्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम बेटा लेसन नंबर 7 का लास्ट टॉपिक या लास्ट एनिमल करेंगे, दैट इज़ फ्रॉग। आपके इस लेसन में हमने सबसे पहले टिश्यूज़ और उसके टाइप्स पढ़े थे। उसके बाद हमने 3 एनिमल्स जो हैं उनकी डिटेल स्टडी की, उनकी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। सबसे पहले बच्चों हमने किया था अर्थवर्म जो एनेलिडा फाइलम का था। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमने किया था कॉकरोच विच बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। और अब जो आपका लास्ट है इसमें वो है फ्रॉग विच बिलोंग टू एम्फीबियन जो कि वर्टिब्रेटा में आता है, यानी कि कॉर्डेटा की जो सब क्लास थी, सब फाइलम था वर्टिब्रेटा, ये उसमें आता है। फ्रॉग बहुत ही कॉमन है, आप सब बच्चों ने देखे हुए होंगे। और फ्रॉग जो है वो लैंड पे भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और एम्फीबिया को बिलोंग करते हैं। और सबसे कॉमन जो इसकी वैरायटी इंडिया में देखी जाती है दैट इज़ राना टिग्रीना। ये पोइकिलोथर्मस होते हैं। पोइकिलोथर्मस का मतलब क्या होता है? विच कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जैसा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी वैसा हो जाता है। ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती, इसलिए इनको पोइकिलोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोल सकते हैं। इसके अलावा ये कई बार अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं। अगर ये ग्रास में है तो मोस्टली ग्रीन कलर में होते हैं, अगर ये ड्राई लैंड पे है तो ये मिट्टी जैसे कलर के दिखते हैं। और दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज। वो अपना कलर चेंज क्यों करते हैं? ताकि उनके जो एनिमीज हैं, जो उनके प्रेडेटर्स हैं, वो उनको पहचान ना पाए। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कामोफ्लेज। तो दिस इज अगेन 1 मार्क इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कामोफ्लेज में क्या होता है कि कोई भी एनिमल अगर अपने कलर को चेंज कर ले ताकि वो अपने आप को एनिमी से प्रोटेक्ट कर सके। जैसे आपने कैमिलियन यानी कि गिरगिट को भी देखा होगा, तो वो भी कामोफ्लेज है। तो ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन है इसको मिमिक्री भी बोलते हैं, कि अगर कोई एनिमल अपने एनवायरनमेंट जैसा कलर ले लेता है ताकि अपने आप को बचा सके तो उसको मिमिक्री भी बोलते हैं। वैसे मिमिक्री का अगर आप इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग देखो तो होता है नकल करना। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि एक तरह से वो अपने एनवायरनमेंट को नकल कर रहा है, एनवायरनमेंट जैसा बन रहा है ताकि उसके प्रेडेटर्स उसको ना देख पाएं। और आपको ये भी आपने नोटिस किया होगा कि जो फ्रॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडे सीज़न में नहीं होते, उस टाइम ये छुप जाते हैं और जनरली ये हमें दिखते हैं बारिश के मौसम में। तो यहाँ पे बेटा 2 टर्म्स आती हैं, समर स्लीप जिसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप जिसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। तो क्या होता है, जैसे आपने लिजर्ड के केस में भी देखा होगा कि जिस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या जिस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो कुछ एनिमल्स जो हैं गड्ढे बना के या किसी जैसे लिजर्ड वगैरह होती है किसी सीनरी के पीछे या कोई भी ढकी हुई जगह पे जाके अपने आप को छुपा लेते हैं ताकि उनको ज़्यादा हीट या कोल्ड का सामना ना करना पड़े। तो अगर समर में कोई एनिमल जाके छुप रहा है तो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, और अगर विंटर में छुप रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। तो फ्रॉग में भी ये क्वालिटी देखी जाती है। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, कि देखने में कैसे होता है। अगर हम इसकी स्किन देखें तो इसकी स्किन जो है स्मूथ और स्लिपरी होती है। मतलब आपने देखा भी होगा उसकी जो स्किन है वो थोड़ी सी चिकनी सी होती है, शाइनी सी होती है, क्योंकि इसमें म्यूकस पाया जाता है। और साथ ही साथ इसकी स्किन जो है वो हमेशा गीली गीली रहती है। और अगर आप बाहर की तरफ से डोर्सल मतलब अगर आप इसकी बैक साइड से बॉडी का कलर देखो तो वो ऑलिव ग्रीन होता है और उस पर थोड़े थोड़े स्पॉट्स भी होते हैं, वो इरेगुलर है, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम, और कोई उनका पर्टिकुलर साइज नहीं होता। और अगर आप इसको उल्टा करके देखो, पेट की तरफ से देखो, तो इसकी स्किन जो है पेल येलो कलर की होती है। जो फ्रॉग है वो कभी भी पानी को मुंह से नहीं पीता, वो अपनी स्किन के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करता है। फ्रॉग की बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड रीजन एंड ट्रंक रीजन, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये इसका हेड रीजन है और बाकी का जो है इसका ट्रंक रीजन होता है। इसकी गर्दन भी नहीं होती और इसकी टेल भी यानी कि पूंछ भी नहीं होती। माउथ के ऊपर नोस्ट्रिल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इसकी जो आईज हैं वो बर्स्ड होते हैं, बर्स्ड मतलब बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। और इसके ऊपर निकिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो इसको बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। यही निकिटेटिंग मेम्ब्रेन हमारी आईज में भी होती है, जो आपने देखा होगा हमारी आईज के भी, जैसे ये हमारी आई है यहाँ पे कॉर्नर पे पिंकिश सा एक मटेरियल होता है, तो दैट इज निकिटेटिंग मेम्ब्रेन।
तो वही निकोटिन मेम्ब्रेन फ्रॉग में भी रहती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। और इसके अलावा आईज के दोनों तरफ, मतलब इस तरफ आप देखो तो इसके प्रॉपर ईयर नहीं होते, बट ईयर का जो टिम्पैनम, जिसको हम कान का पर्दा भी बोल सकते हैं, उस तरह से एक मेम्ब्रेनस पार्ट प्रेजेंट होता है जो साउंड सिग्नल्स को रिसीव करता है। और इसके फोरलिम्स यानी कि आगे के हाथ और पीछे हाइंड लिम्ब पैर भी होते हैं जो इसको स्विमिंग में, वॉकिंग, लीपिंग मतलब कूदने में, और बरोइंग यानी कि गड्ढा वगैरह खोदने में हेल्प करते हैं। इसके जो हाइंड लिम्स होते हैं उसकी 5 डिजिट्स मतलब फिंगर्स कह सकते हो आप। हाइंड लिम्ब में 5 फिंगर्स होती हैं और इसकी जो हाइंड लिम्स है वो बड़े बड़े होते हैं और ज़्यादा मस्कुलर यानी कि उसमें ज़्यादा मसल्स होती हैं फोर लिम्स के कंपैरेटिवली। फोर लिम्स में सिर्फ 4 ही डिजिट्स यानी कि 4 ही उंगलियां होंगी, हाइंड लिम्ब में 5 उंगलियां होंगी और हाइंड लिम्ब फोर लिम्ब के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा लार्जर होगा। इसके अलावा इनके जो फीट हैं उनके अंदर वेब्ड डिजिट्स होती हैं। वेब्ड डिजिट्स का मतलब कि जैसे हमारी उंगलियां होती हैं, हमारी उंगलियां अलग अलग से ओपन हो जाती हैं, लेकिन इनकी जो डिजिट्स होती है वो वेब्ड मतलब एक जाल की तरह होती है, आपस में कनेक्टेड होती हैं, जो इनको स्विमिंग में हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो फ्रॉग्स हैं वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब बच्चों आप कह सकते हो दैट दे आर यूनिसेक्सुअल। इनमें भी मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। अगर हम मेल और फीमेल में डिफरेंस बताना चाहें तो आप ये कह सकते हो कि जो मेल फ्रॉग्स होते हैं उनकी अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स होते हैं, मतलब जो आपने रात को आवाज़ सुनी होगी जो मेंढक की टर टर वाली आवाज़ आती है, तो दैट इज़ द मेल फ्रॉग। यानी कि जो वोकल सैक है जिससे वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो सिर्फ मेल में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इनके फोर लिम्स हैं, फोर लिम्स की जो सबसे पहली फिंगर है उस पे कॉपुलेटरी पैड होता है। कॉपुलेटरी पैड मतलब जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और ये फीमेल के अंदर एब्सेंट रहता है। अब हम बात करते हैं बच्चों इसकी एनाटॉमी की। अगर हम फ्रॉग की बॉडी कैविटी देखें, मतलब इसके अंदर की खाली जगह देखें, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि बच्चों हमने अभी पढ़ा था कि ये वर्टिब्रेटा में है। और मैंने आपको एनिमल किंगडम में यही बात बताई थी कि जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाते हो तो आप देखते हो कि ऑर्गेनिज्म जो है पूरी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं और उनके अंदर सारे सिस्टम्स जो है पूरी तरह से बन चुके होते हैं। तो फ्रॉग के अंदर डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव यानी कि सारे के सारे सिस्टम्स मौजूद होते हैं और ये वेल डेवलप्ड भी होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर हम फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इसकी छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? क्योंकि फ्रॉग्स जो है वो कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी होते हैं और आपने देखा भी होगा मच्छर वगैरह या कीड़े मकोड़ों को ज़्यादा खाते हैं और इसलिए इनकी जो इंटेस्टाइन है वो रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने शायद 7th 8th में किया भी होगा कि जो र्यूमिनेंट्स होते हैं, र्यूमिनेंट्स होते बेटा वो एनिमल्स जो जुगाली करते हैं जैसे गाय, भैंस, घोड़े। र्यूमिनेंट्स की जो लार्ज इंटेस्टाइन है और जो इंटेस्टाइन पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो बड़ा होता है क्योंकि उसमें सेलुलोज एंजाइम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा वो एक बार खाना खा के फिर उसको चबाते रहते हैं, तो उनके केस में इंटेस्टाइन बड़ी होती है। लेकिन जो कार्निवोर्स होते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है। तो फ्रॉग भी क्योंकि कार्निवोर्स है तो उसकी जो इंटेस्टाइन है वो छोटी रहती है। माउथ से बक्कल कैविटी स्टार्ट हो जाती है जो आगे जाके ईसोफेगस में जाती है थ्रू द फेरिंग्स, मतलब कि माउथ होगा, यहाँ पे इन्होंने माउथ को नहीं रिप्रेजेंट किया, माउथ, उसके बाद आएगी बक्कल कैविटी, देन आएगा फेरिंग्स और उसके बाद आ जाता है ईसोफेगस। और ईसोफेगस भी एक छोटी सी ट्यूब है जो आगे जाके स्टमक में ओपन होती है, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से रेक्टम और फाइनली क्लोका के थ्रू वेस्ट बाहर निकलता है। हमारी बॉडी में एनस होता है जिसके थ्रू वेस्ट बाहर निकलता है। फ्रॉग में एनस की जगह क्लोका होता है जिसके थ्रू वो वेस्ट को बाहर निकालता है। इसके अलावा इसमें लीवर भी होता है जो यहाँ पे दिखाया गया है और ये जो लीवर है ये अगेन बाइल बनाता है, ह्यूमंस में भी बाइल ही बनाता है। और जैसे हमने ह्यूमंस में पढ़ा हुआ है कि बाइल बना के ये उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर कर लेता है, इसी तरीके से इसका भी जो लीवर है वो बाइल सीक्रेट करता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। पैंक्रियाज भी प्रेजेंट होता है। पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस बनाता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं।
अगर आपने देखा भी हो तो फ्रॉग जो है वो अपनी जीभ को बाहर निकाल सकता है, मतलब इस तरीके से इसकी जीभ जो है बाहर निकल जाती है। जिस भी इंसेक्ट को खाना है उसको इस तरह से रोल करके फिर वापस ले जाता है। तो यानी कि इसकी जो टंग है वो बाइलोब्ड, 2 लोब्स बने हुए हैं उसमें, उसकी हेल्प से वो अपने खाने को पकड़ता है। और इसके अंदर भी क्या होता है, स्टमक के अंदर HCl और गैस्ट्रिक जूस है, उससे फूड की डाइजेशन होती है। और उसके बाद जो पार्शली डाइजेस्टेड यानी कि जो आधा पचा हुआ खाना है जिसको हम काइम बोलते हैं, वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में चला जाता है, डिओडिनम में गोल ब्लैडर से बाइल आ जाता है और पैंक्रियाटिक जूसेस आ जाते हैं। बाइल जो है फैट को एमल्सिफाई करता है और पैंक्रियाटिक जूसेस जो है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं। इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे बहुत सारे फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम विलाई या माइक्रोविलाई बोलते हैं, जो कि फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो रेक्टम में चला जाता है और क्लोका के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी हद तक ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलता जुलता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे लेसन नंबर 16 जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अगर उसकी वीडियो देखो तो इट मीन्स अगर आपको ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की नॉलेज है तो फ्रॉग के अंदर भी सेम वही चीज़ें हैं, वो उसी तरीके से काम कर रहा है। बस डिफरेंस ये है कि एनस की जगह यहाँ पे क्लोका प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वो वेस्ट को रिमूव करता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो वैसे तो ये इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, बट साथ में इन्होंने एक्सक्रीटरी सिस्टम भी दिखाया हुआ है क्योंकि फ्रॉग के अंदर, क्योंकि फ्रॉग छोटा सा होता है तो ये सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड है। इसके बाद बात आती है रेस्पिरेशन की। फ्रॉग का आपको पता होगा कि फ्रॉग जो है दोनों तरीके से सांस ले सकता है, वो अपने स्किन के थ्रू भी सांस ले सकता है और इसके अलावा वो अपनी स्किन के थ्रू भी सांस ले सकता है, क्योंकि फ्रॉग जो है वो लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है। तो अगर वो पानी में रह रहा है तो वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस होता है स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा। तो उसमें क्या होगा, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उसको वो अपनी स्किन के थ्रू ले लेगा। लेकिन अगर वो लैंड पे प्रेजेंट है तो उस टाइम बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। लंग्स के थ्रू जब रेस्पिरेशन होती है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। स्किन के थ्रू जब रेस्पिरेशन होती है तो उसे हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर बच्चों जो इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं ये आपने ध्यान रखने हैं क्योंकि ये जनरली 1 मार्क में पूछ लिए जाते हैं। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है जो लंग्स के थ्रू होती है। लंग्स अगर हम इसमें देखें तो लंग्स पेयर यानी कि 2 होते हैं, पिंक कलर के सैक लाइक, सैक का मतलब होता है बोरी जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो इनके थोरैक्स रीजन में पाए जाते हैं। नोस्ट्रिल्स के थ्रू हवा जो है इनकी बक्कल कैविटी से होते हुए लंग्स में चली जाएगी। जिस टाइम ये समर स्लीप या विंटर स्लीप में होते हैं उस टाइम ये सिर्फ अपनी स्किन के थ्रू ही सांस लेते हैं, उस टाइम लंग्स एक्टिव नहीं होते। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं वेस्कुलर सिस्टम की, यानी कि जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वेस्कुलर सिस्टम इसका क्लोज टाइप का होता है, मतलब इसमें प्रॉपर वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा फ्रॉग में लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। अगर हम इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड 3 चीज़ें होती हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो उसमें लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड्स होते हैं। जो हार्ट है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। जो हार्ट है वो इसका थोड़ा थोड़ा ह्यूमंस जैसा ही लगता है देखने में। तो हार्ट जो है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो ऊपर की तरफ ही पाया जाता है। स्टार्टिंग में ही 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। अगर आपको ध्यान हो जब हमने वर्टिब्रेटा में पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स इन सब के डिफरेंसेस किए थे तो उसमें भी हम ये बात पढ़ते हैं कि जो फिशेज होती हैं उनका हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, जो एम्फीबियन और रेप्टाइल है उनका 3 चैम्बर्ड होता है। तो क्योंकि फ्रॉग एम्फीबियन की कैटेगरी में आता है तो इसके हार्ट में 3 चैम्बर्स यानी कि 3 भाग होते हैं, 2 एट्रिया जिसको आप ऑरिकल्स भी बोल सकते हो और 1 वेंट्रिकल। और हार्ट के बाहर जो परत होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। इसके अलावा एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं साइनस विनोसस, जो
राइट एट्रियम के साथ जुड़ा होता है। ये क्या करता है, वेना केवा यानी कि जो भी मेजर वेन है, जो सबसे बड़ी शिरा है वेन, उसके थ्रू ब्लड को रिसीव करता है और वहाँ से जो है ब्लड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में मतलब वहाँ से वो ब्लड जो है वो कोनस आर्टरियोसस में जाता है और उसके बाद प्यूरिफाई होने के बाद वो ब्लड जो है आर्टरीज के द्वारा पूरे शरीर में सप्लाई हो जाता है। तो जो वेन्स हैं वो क्या करती हैं, वेन्स का बच्चों काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाना, यानी कि जो शिरा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के पास देगा और हार्ट जो है वो उसको प्यूरिफाई करेगा, प्यूरिफाई करने मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड करेगा और फिर जो आर्टरीज हैं वो उसको बाकी ऑर्गन्स में सप्लाई कर देंगे। इसके अलावा इसकी लीवर और इंटेस्टाइन और किडनी और जो लोअर पार्ट्स हैं बॉडी के उनमें भी कनेक्शन मौजूद होता है। जब लीवर और इंटेस्टाइन जुड़ती हैं उसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और जब किडनी के साथ जुड़ता है उसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो लीवर है, लीवर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हिपैटिक और इसी तरह से किडनी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रीनल। तो जहाँ पे लीवर प्रेजेंट होगा वहाँ पे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बनाएगा और जहाँ पे किडनी प्रेजेंट होगी वहाँ रीनल पोर्टल सिस्टम बनाएगा। ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा और सेल्स। ब्लड में वही सेल्स प्रेजेंट है जो हमारे में होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हमारी बॉडी में बच्चों जो आरबीसी है, जो एडल्ट आरबीसी है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, पर इसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, हीमोग्लोबिन भी होता है। इसी वजह से फ्रॉग का भी ब्लड जो है रेड कलर का होता है। लिम्फ ब्लड से अलग होता है, लिम्फ के अंदर प्रोटीन्स और आरबीसी नहीं होते, इसलिए लिम्फ देखने में कलरलेस होता है, पानी जैसा होता है। ब्लड के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और जो वाटर है वो अलग अलग जगह पे पहुंचते हैं और इसमें हार्ट जो है वो हेल्प करता है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए इसमें एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है जिसमें किडनीज, यूरेटर्स, क्लोका एंड यूरिनरी ब्लैडर होता है। और किडनी जो है वो इसकी बॉडी कैविटी में इसकी जो पीछे की तरफ पाई जाती है, मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी तरफ जो है ये किडनीज प्रेजेंट होती हैं। किडनीज में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा जैसे हम अपने उसमें करते हैं, किडनी में से इस तरह से यूरेटर यानी कि दो पाइप्स निकलते हैं जिनके थ्रू जो है यूरिन बाहर निकलता है। फीमेल में जो यूरेटर और ओविडक्ट है वो अलग अलग ओपन होते हैं, बट मेल के अंदर वो कॉमन होते हैं, यानी कि मेल के अंदर यूरिन और स्पर्म्स को ले जाने के लिए जो डक्ट है, जो पाइप है वो कॉमन है, बट फीमेल में वो अलग अलग है। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसके अंदर यूरिन जो है स्टोर रहता है और ये रेक्टम की तरफ लोकेटेड होता है और इससे ये क्लोका में ओपन हो जाता है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूरिकोटैलिक, एमोनोटैलिक एंड यूरियोटैलिक। तो क्योंकि फ्रॉग यूरिया रिलीज करता है तो ये यूरियोटैलिक एनिमल है। और अगर कोई एक्सक्रीटरी वेस्ट है तो ब्लड के थ्रू वो किडनी में चला जाएगा, किडनी में उसकी सेपरेशन हो जाएगी और उसमें से जो यूजफुल चीज़ें हैं उनको तो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बाकी का जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। फ्रॉग में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी अच्छा होता है, इसमें न्यूरल सिस्टम भी होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि हॉर्मोन्स भी होते हैं। बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए हॉर्मोन्स होते हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो है पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पैंक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल एंड गोनाड। मोस्टली वही सारे हैं जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम इसका ऑर्गेनाइज्ड होता है। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी होता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी होता है जिसमें नर्व्स आती हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी होता है जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है। तो इसके अलावा इसमें क्रेनियल नर्व्स के 10 पेयर होते हैं। यहाँ पे आपने ये याद रखना है बच्चों कि जो क्रेनियल नर्व्स है, क्रेनियम वर्ड हम यूज़ करते हैं ब्रेन के लिए, यानी कि वो नर्व्स, वो नसें जो दिमाग से निकलती हैं। तो 10 पेयर होते हैं। ब्रेन के बाहर की कवरिंग को क्रेनियम बोला जाता है।
ब्रेन को हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में डिवाइड कर सकते हैं। फोर ब्रेन में ओल्फैक्टरी लोब होता है जो किसी भी चीज़ को सूंघने में हेल्प करता है। इसके अलावा सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं 2 और डायनसेफ्लॉन होता है। मिड ब्रेन होता है जिसमें ऑप्टिक लोब होती है जो देखने में हेल्प करती हैं। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम होता है और मेड्यूला ओब्लैंगटा होता है। मेड्यूला ओब्लैंगटा जो है वो फोरामेन मैग्नम के थ्रू होता हुआ जो रीढ़ की हड्डी है स्पाइनल कॉर्ड उसके साथ ज्वाइन करता है। तो मतलब आप ये देख सकते हो कि फ्रॉग के जो सिस्टम्स है वो काफ़ी हद तक ह्यूमन से मिलते जुलते हैं। तो अगर आपको 10th क्लास का भी थोड़ा थोड़ा ह्यूमंस का याद है तो उसी को रिलेट करके आप फ्रॉग का भी लिख सकते हो। फ्रॉग के अंदर डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स ऑफ टच भी होते हैं जिन्हें सेंसरी पैपिले बोलते हैं। टेस्ट बर्ड्स जो टेस्ट कर सकते हैं। स्मेल के लिए भी इनमें नेजल एपिथेलियम होता है। देखने के लिए आईज होती हैं और सुनने के लिए टिम्पैनम होता है। अगर आपको पता हो तो हमारी बॉडी में भी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम ग्राही भी बोल देते हैं हिंदी में। कौन कौन से होते हैं? स्किन होती है, आईज, नोज, ईयर और टंग। तो वही सारे इसमें भी प्रेजेंट है। इसमें से जो आईज और ईयर्स हैं, इंटरनल ईयर, वो तो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हैं। बाकी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होती। अगर हम फ्रॉग की आईज देखें तो वो गोल गोल होती हैं, स्फेरिकल होती हैं और वो स्कल के ही ऑर्बिट में फिक्स होती हैं और बल्जिंग मतलब बाहर की तरफ थोड़ी सी निकली होती हैं। सिंपल आईज है, जैसे हमने कॉकरोच में देखा था उसके अंदर कंपाउंड आईज थी। फ्रॉग की जो आईज है वो सिंपल होती हैं। एक्सटर्नल ईयर, जैसे हमारे कान होते हैं, पिन्ना बोलते हैं जिसको, फ्रॉग में वो एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, सिर्फ टिम्पैनम यानी कि आप कान का पर्दा देख सकते हो। ईयर जो है वो सुनने में भी हेल्प करता है और बैलेंस, बॉडी के बैलेंस को बना के रखने में भी हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है। तो इस लेसन में से बेटा फ्रॉग में से जनरली ये डायग्राम बनाने आ सकते हैं। तो फ्रॉग में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और दोनों के ही जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो तो मेल के अंदर जो है टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और ये टेस्टिस पेयर होता है, मतलब एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा और इसके अलावा ये किडनीज के साथ जुड़े होते हैं, मतलब ये किडनी है, किडनी के साथ ही अटैच होते हैं। पेरिटोनियम मिजोर्कियम जिसको बोलते हैं उसकी हेल्प से जुड़े होते हैं। नाम आप याद रखो तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं वासा एफ्रेंशिया की, जो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। जो वासा एफ्रेंशिया है वो 10 से 12 हो सकते हैं, मतलब टेस्टिस में से पतली पतली पाइप्स निकलती हैं जो 10-12 हो सकते हैं जिन्हें वासा एफ्रेंशिया बोलते हैं। ये दोनों पाइप्स किडनी की तरफ होती हैं और यहाँ से ये बिडर्स कैनाल में जाके ओपन होती है। फाइनली जाकर ये फिर जो यूरोजेनाइटल डक्ट है, मतलब यहाँ से होती हुई जो यूरोजेनाइटल डक्ट है ये उसमें जाके ओपन होती हैं और किडनी से जो भी वेस्ट निकला उसको क्लोका में जाके दे देती हैं। जो क्लोका है वो एक छोटा सा चैम्बर है जिसका काम होता है फीकल मटेरियल को भी स्टोर करना, यूरिन को भी स्टोर करना एंड स्पर्म्स को भी स्टोर करना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस की तो हमारी बॉडी में वेस्ट निकालने के लिए एनस होती है, यूरिन निकालने के लिए यूरेथ्रा और यूरिनरी ओपनिंग होती है और इसी तरह से मेल्स में स्पर्म्स को रिलीज करने के लिए भी पेनिस होती है। बट फ्रॉग के अंदर ये सारे काम जो है क्लोका के अंदर ही होते हैं, यानी कि फीकल मैटर भी उसी के थ्रू बाहर निकलेगा, यूरिन भी उसी के थ्रू बाहर निकलेगा, जो स्पर्म्स है वो भी उसी के थ्रू बाहर निकलेंगे। इसके बाद अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो अगर हम इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो इसमें 2 ओवरीज होती हैं, अगेन आप देख सकते हो, और ये दोनों ही किडनी के पास लोकेटेड है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है और दोनों किडनीज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब जुड़ी हुई नहीं है। इसके अलावा इसमें से ओविडक्ट निकलती है जो आपको यहाँ दिखाई हुई है, ये भी 2 होती हैं, यानी कि दोनों ओवरीज में से एक एक ओविडक्ट निकलती हैं और ये दोनों जाके क्लोका में ओपन होती है। यहाँ से होती है, आप देख सकते हो, क्लोका में जाके ओपन होगी। एक मैच्योर फीमेल जो है एक टाइम पर 2500 से 3000 तक ओवा यानी कि एग बना सकती है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल है, यानी कि जो फीमेल है
वो अपने अंडे बाहर रिलीज कर देती है, जो मेल है वो भी अपने स्पर्म्स पानी में रिलीज कर देता है। पानी के अंदर ही उन दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि वो आपस में मिलेंगे, निषेचन होगा और इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो इंटरेक्ट होती है, लार्वा बनता है जिसको आप टेडपोल भी बोलते हो। आपने देखा भी होगा कई बार पानी में छोटे छोटे मेंढक होते हैं जो स्विमिंग करते हैं, उन्हें बोलते हैं टेडपोल। तो वो इसकी एक मिडिल स्टेज है। फिर इस टेडपोल के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है ताकि ये एडल्ट बन सके। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये अपने अंदर कुछ चेंजेस करते हैं और तब जाके एडल्ट फ्रॉग में चेंज होते हैं। अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो फ्रॉग्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब फ्रॉग्स का हमारे लिए क्या फ़ायदा है। फ्रॉग्स हमारे लिए यूज़फुल हैं क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फसलें हैं वो बच जाती हैं। इसके अलावा ये इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक संतुलन है ये उसको भी बनाए रखते हैं, क्योंकि ये फूड चेन और फूड वेब में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कई जगह पर इनको खाया भी जाता है, जैसे आपको पता होगा चाइना जैसे देशों में इसको एज अ फूड भी लिया जाता है।